नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसके बारे में बहुत सारे कई बार मेंस में क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें जैसे कहा जा सकता है कि फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 5 फील्ड्स हैं, ठीक है। तो पहला जो फील्ड है वो हमारा बायोलॉजिकल फील्ड, बायोलॉजिकल फील्ड पहला है। दूसरा हमारा जो मेन आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर 3 पार्ट है, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक और एथनोलॉजी, 3 टॉपिक्स दिए हैं। तो हमारा जो पहला बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, और दूसरा है आर्कियोलॉजी, तीसरा है लिंग्विस्टिक, चौथा है एथनोलॉजी, और हमारा जो 5वां है, इन तीनों को कंबाइन करके बनना है अप्लाइड प्रैक्टिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स डीलिंग विथ इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विथ कंटेम्परेरी बायोलॉजिकल वेरिएशंस एमंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब जो हमारा ह्यूमन एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के तहत हमारा जो इमर्जेंस हुआ है, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स का इमर्जेंस हुआ है वहाँ से, और अलग अलग टाइम पीरियड पे जो जो हमारे इवोल्यूशंस हुए हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमारी जानकारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आती है। जैसे मतलब इस टाइम पर्टिकुलर इस लॉन्ग जर्नी में कहाँ कहाँ क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं, या क्या क्या पॉपुलेशन चेंजेस आए हैं, या हमारा इवोल्यूशन क्या हुआ है, कैसे कैसे हमारे शरीर में विकास हुआ है, उन सब के बारे में हमारा एंथ्रोपोलॉजी जानता है। कौन सा? बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें एक और टॉपिक है, सब टॉपिक है ह्यूमन पैलियोंटोलॉजिस्ट, द स्टडी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस and their later physical evolution, also called paleoanthropology। मतलब ह्यूमन पैलियोंटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी पूरी तरह से ह्यूमन बरियल्स उस पर डिपेंड करता है। मतलब पैलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि आपका कोई भी एंसेस्टर्स हो, या फिर जो हमारे ह्यूमंस के इवोल्यूशन जैसे जैसे हुए, तो उनके जो भी स्केलेटन्स हमें मिलते हैं, तो उन स्केल्टस का जो बरियल्स वगैरह है, बरियल साइट्स हो गए, या फिर जो उनके स्टोन टूल्स हो गए, उन सबको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं, उसके बाद उन पे जो रिसर्च करते हैं या फिर उनकी जो स्टडी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन पैलियोंटोलॉजिस्ट। वो सब कौन करता है? ह्यूमन पैलियोंटोलॉजिस्ट। ओके। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स के मिले थे, कहाँ पे मिले थे? ह्यूमंस के मिले थे, प्री ह्यूमंस के, एनिमल्स के मिले थे। ईस्ट अफ्रीका में हमारे मिले थे फॉसिल फ्यूल्स ऑफ लगभग 4 मिलियंस ईयर्स अगो से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 40 लाख साल पहले से भी ज़्यादा सालों पहले हमें इंसानों के मिले थे। कौन से? जैसे 2 लेग्ड, जैसे हमारे फर्स्ट एंसेस्टर जिसे बोल सकते हैं हम, जो 2 पैरों पे चलना शुरू किए थे। उनके हैंड जो है फ्लेक्सिबल थे, ताकि वो इजली आपके भाला वगैरह फेंक सकें, हंटिंग कर सकें। और उनके ब्रेन का जो भी ब्रेन वगैरह था, वो भी उसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा होने लगा, जिससे कि उन लोगों की सोचने की क्षमता आई, नए नए चीज़ें डिस्कवर करना, जैसे टूल्स बनाना, फायर वगैरह हो गया। तो ये सब वहाँ से हमें उनके फॉसिल रिमेन्स मिले थे। कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका से मिले थे। उनके जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना, या फिर उनके बारे में जानना कि उस टाइम क्लाइमेट्स क्या क्या थे, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी, प्लांट्स वगैरह कैसे थे, सीजन्स कैसे चलते थे, उनको उस टाइम एनिमल्स का पॉपुलेशन क्या क्या हुआ करता था, इन सब के बारे में जानना। उनके बारे में बिहेवियर, उनके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते थे, जैसे अगर एस्ट्रोलियोपैथिकस है, एस्ट्रोलियोपैथिकस सिडिवा हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, होमो हेविस हो गया, ये जो क्लोज रिलेटिव्स थे, उनके बीच में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या सब कुछ डिटेल्स थे, ये सब के बारे में जानना हो गया। जैसे अब हमारा, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक जो है चिंपैंजी, ठीक है, तो चिंपैंजी का हमारा सिमिलर ब्लड केमिस्ट्री होता है, इसे हम लोग क्लोजेस्ट रिलेटिव अपना मानते हैं। तो हमारा मतलब ह्यूमंस का और चिंपैंजीज का जो ब्लड केमिस्ट्री होती है वो सिमिलर होती है। लगभग 99% की जीन्स हम लोग की सेम होती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन एंड देयर लेटर फिजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। मतलब इमर्जेंस से लेकर जो इवोल्यूशंस हो रहे हैं, उन सब के बारे में ही हमारा पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि पैलियोंटोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स अमंग द मैमल्स, ठीक है। जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए, विच लाइक अवर सेल्स आर मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रिमिटिव्स, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट
who specialize in the study of primitives are called primatologists। तो जो हमारे ह्यूमंस के बारे में जो जानकारी होती है उन सब के बारे में पैलेंटोलॉजिस्ट हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ह्यूमन बरियल से वगैरह निकालते हैं। अब जो आता है जैसे ह्यूमन वेरिएशन, ठीक है। अब जैसे हमने अभी पढ़ा ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी, तो ये क्या करता था, जो हमारे स्टडी ऑफ बरियल्स होते थे वहाँ से जानता था। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है ह्यूमन वेरिएशन, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि आज हम इसे प्रेजेंट से अपने लिंक कर सकते हैं। ओके, हम हमारे प्रेजेंट से ये लिंक हो सकता है, वो तो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम के हिसाब से था। अब ह्यूमन वेरिएशन में क्या था, द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई कंटेम्प्रेरी ह्यूमन पॉपुलेशंस वेरी बायोलॉजिकली। मतलब जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या फिर बायोलॉजिकली कैसे वेरी कर रहे हैं। मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में इवोल्यूशन होके कैसे जाना, या फिर फूड हैबिट्स को कैसे चेंज करना, एनिमल हंटिंग कैसे सीखना, फायर जनरेशन, फायर का यूज़ करना, ये सब शेल्टर वगैरह, इन सब के बारे में जानना ह्यूमन वेरिएशन है। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट use the principles, concept and techniques of at least 3 other disciplines। जैसे कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट 3 अदर डिसिप्लिन्स के बारे में जानते हैं। जैसे एक होता है ह्यूमन जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ह्यूमन ट्रेड्स, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब जैसे यदि अगर कोई बोला जा सके कि अफ्रीका में अगर कोई बंदा है तो वो काला है, ठीक, तो उसका बेटा गोरा तो होगा नहीं, वो भी काला ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा काले हैं। तो ज़्यादातर चांसेस में ये होता है अगर पापा मम्मी दोनों काले हैं तो बेटा तो गोरा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो बिल्कुल काला ही होगा। तो ये क्यों होगा? जेनेटिकली होगा, इनहेरिट मिला है उसे। तो ये सब हो गया। पॉपुलेशन बायोलॉजी, पॉपुलेशन के बारे में जानना, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन एन इंटरेक्शन विद पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है एपिडोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई डिजीजेस अफेक्ट डिफरेंट पॉपुलेशन इन डिफरेंट वेज। जैसे कि अगर आज के समय में हम देख ले, आज हमारे में क्या एपिडेमिक है, कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19 आज हमारा एपिडेमिक मचा रहा है, धूम मचा रहा है, पूरे दुनिया में धूम मचा दिया है, वो परेशान करके रख दिया है। तो उसी तरह की मतलब पहले के टाइम क्या क्या ऐसी बीमारी आती थी जिससे कि हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन पे ज़्यादा इफेक्ट करता था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में। क्योंकि पहले तो आईसीयू वगैरह थे नहीं, या फिर पहले इतने एडवांस हॉस्पिटल थे नहीं कि आपको वहाँ सेव कर दिया जाए। तो किसी भी कोई भी अगर वायरस अगर या फिर कोई भी बीमारी अगर जनरेट हुई तो वो लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ टारगेट करती थी और कई ज़्यादा हमारी कैजुअलिटीज़ होती थी। इन सब के बारे में हो गया। दूसरा आता है हमारा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई कल्चर्स इन द पास्ट एंड प्रेजेंट वेरी और आर सिमिलर। मतलब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वो स्टडी है जिसमें कि हमारे अलग अलग टाइम पीरियड के जो हमारे ह्यूमंस थे उन सब के बीच में कल्चर्स का कैसे कैसे चेंज हुआ। जैसे मतलब अगर एंसेस्टर्स के बोले तो उस टाइम शादी का ऐसा कोई कल्चर नहीं था, या फिर कपड़े पहनने का कोई कल्चर नहीं था, डांस का नहीं था, यदि होगा भी तो वो उन लोग का अलग तरीका ही था। तो और आज के टाइम पे देखोगे तो शादी भी है, दिवाली मनाते हैं, हर चीज़ कपड़े कपड़े वगैरह अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस, शादी में अलग अलग कपड़े हो गया, पार्टी में जाओ तो अलग कपड़े हो गया। तो इन सब तरह की जो हमारे कल्चर्स हैं इन सब के बारे में वेरी करता है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जो हमारा मेन टॉपिक है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स प्राइमरली थ्रू देयर मटेरियल रिमेन्स। मतलब कोई भी जैसे चीज़ें हो गई, पॉटरी वगैरह हो गई, मान लीजिए जब पहले के लोग कैसे पानी पीते होंगे तो पॉटरी रखते होंगे, या फिर कुछ लोग सजाने के लिए बीड्स वगैरह गले में नेकलेस वगैरह बनाते थे। तो ये सब हमें रिमेन्स मिलती हैं कहाँ से? आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होती है हमारी इंडिया के, जैसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी तरह कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो सब इन सब चीज़ों को, बरियल्स को, या फिर जो हमारी चीज़ें मिलती हैं उन सबको एग्जामिट करते हैं, निकालते हैं। तो वहाँ से इन लोग कल्चर के बारे में थेसिस निकालते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो उनके बारे में पता चलता है कि पहले के लोगों का कल्चर क्या था और आज के लोगों में कल्चर क्या है, क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब। हिस्टोरियंस डील्स ओनली विद सोसाइटीज़ दैट लेफ्ट रिटन रिकॉर्ड्स विच लिमिट्स देयर स्कोप टू द लास्ट 5000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, हमारे जो इतिहासकार होते हैं, वो सिर्फ उसी सोसाइटी तक लेवल रहते हैं या फिर डील करते हैं जहाँ तक हमें उन्हें रिटन रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो रिटन रिकॉर्ड्स होते थे फिर लैंग्वेजेस के, चाहे वो किसी भी लिपि में लिखी गई हो, ठीक है, देवनागरी हो गया, चाहे आपकी प्रकृत लैंग्वेज जो हो गई, जो अलग अलग
टाइम पीरियड पर अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो लैंग्वेजेस जो रिटन फॉर्म में थी वहाँ से, मतलब अराउंड 5000 ईयर्स अगो, वहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है और आज तक के बीच में जहाँ भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले उसके बारे में जो डील्स करता है उससे हम लोग हिस्टोरियंस बोलते हैं। Archaeologists serve as historians for all those past societies that lacked a written record। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो हिस्टोरियंस होते हैं, अगर रिटन रिकॉर्ड्स मिला तो उस पर वो स्टडी करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ रिटन रिकॉर्ड्स है वहाँ वहाँ सर्वे करेंगे। बट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उस पार्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकते हैं। तो जैसे अगर हम कहें तो हमारे 5000 साल से पहले के ज़माने में रिटन के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। तो उस टाइम क्या हमें उस टाइम के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो उस एरिया पे डील करते हैं जहाँ पे लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। और नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टडी, आर्कियोलॉजिस्ट मस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन कल्चर, ठीक है। तो या फिर बहुत ही कम रिटन रिकॉर्ड हो या फिर बिल्कुल भी ना हो तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पूरे हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड पे जो जो उन्हें मिलता है या फिर जो जो डिटेल्स मिली है उन सब के बारे में जानना या फिर उन सब को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसके बारे में हिस्ट्री को, ये सब हमारा आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। अब इसमें भी हमारा दो टाइप है, एक प्री हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी है। प्री हिस्ट्री का मतलब है वो टाइम जो कि रिटन रिकॉर्ड से पहले का हो, ठीक है। तो 5000 ईयर से पहले के जो टाइम्स थे उससे बोलते हैं। तो जैसे अब ये स्केलेटन है पड़ा हुआ है, तो अब इसमें ऐसा कोई तो कुछ लिखा है नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं बाहुबली हूँ या वो हूँ, तो उन सब के बारे में तो कुछ रिटर्न है नहीं। तो इन सब के बारे में अगर बोला जाए हिस्टोरियंस, अब आप बताओ ये कौन है, तो बताएंगे नहीं क्योंकि उन्हें तो कुछ रिटर्न रिकॉर्ड मिला नहीं। हाँ, बट आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो बस बता सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च करेंगे, इनका जो सर्वे होगा या फिर कुछ भी चीज़ें इनके बारे में पता करना थेसिस कि ये मेल है फीमेल या किस टाइम पीरियड का या पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड में था, इसकी मौत कैसी हुई होगी या फिर ये खाते क्या होंगे, इनके इन दांतों में जो दांतों का अगर सैंपल मिला तो इनेमल्स में क्या क्या थे, इन सब के बारे में पूरी तरह से जानना। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, द टाइम पीरियड बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स। और हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी क्या होती है, स्पेशलिटी विद इन आर्कियोलॉजी दैट स्टडीज the material remains of the material remains of recent pupils who left written records। तो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी क्या होती है, उन लोगों के बारे में जानना जिन्होंने कुछ अपने रिटन रिकॉर्ड छोड़े, जैसे कि अशोक सम्राट हो गए, बाबर हो गए, अकबर हो गए, हमारे पृथ्वीराज चौहान हो गए, या फिर अंग्रेज़ लोग हो गए हमारे, ये सब जितने लोग हो गए अगर अपना अपना रिटन रिकॉर्ड छोड़े हैं तो उन सब के बारे में जो स्टडी करता है उससे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, उस फील्ड को। मोर रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट हैव एम्प्लॉयड एरियल फोटोग्राफी एंड इवन रडार इमेजिंग विया सैटेलाइट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या मोर एडवांस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। तो अब क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफी भी यूज़ करते हैं, रडार से इमेज वगैरह सैटेलाइट सेंस करना कि मतलब किस एरिया में पर्टिकुलरली क्या होगा, ये सब भी उनकी फील्ड में आता है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।